एआई का उपयोग क्राइम में होना शुरू हो गया है। आप सोचिए 2200 साल पहले 1 लाख आदमी मारा गया था। अशोक ने मारा था। अशोक ने 1 लाख आदमी मारा था। उसके तकरीबन 100 साल बाद जो है वो खारवेल का उदय होता है, महामेघवाहन जो डायनेस्टी आती है। बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। अशोक के आने से पहले कलिंग क्या था और अशोक के जाने के बाद क्या सब बदलाव आ गया? गवार बेपढ़े लिखे लोग हो और हम वाइट मैन्स बर्डन जिसको कहते हैं, उनके पास एक कॉन्सेप्ट है वाइट मैन्स बर्डन। मैं आपकी और हमारी बातचीत का एक 5 सेकंड का क्लिप लूँगा और उसके बाद में कोई भी उसको स्क्रिप्ट दूंगा तो वो आपकी तरह बात करेगा। नॉट ओनली दैट, लाइव जूम कॉल पर डीप फेक होते हैं। तो एक एरोप नाम की कंपनी है यूके की, उसमें उन लोगों ने जूम कॉल किया। जूम कॉल में पूरा उन्होंने बोर्ड बिठा दिया और सीएफओ का डीप फेक था लाइव जूम कॉल पर, और उसने आदेश दिया कि $20 मिलियन जो है वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। $20 मिलियन उन्होंने लूज़ किए। कोई भी चीज़ वहाँ पर ख़रीदनी हो, चाहे गन्स खरीदनी हो या कॉन्ट्राबैंड खरीदना हो, ड्रग खरीदना हो, तो ये सारी चीज़ें उस पर उपलब्ध होती हैं। कॉल रिकॉर्ड हो सकता है, कोई सुन सकता है मेरा कॉल। आप सोचिए उसकी किस्मत कैसी थी कि वो आदमी वीपीएन यूज़ कर रहा, सब कर रहा था। उसके घर में लाइट चली गई थोड़ी देर के लिए, लाइट थोड़ी देर के लिए चली गई, तब उसका वीपीएन किक नहीं हुआ, उसने डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट कर दिया। उसमें थोड़ी देर के लिए हमको उसका इम्प्रिंट मिल गया। फ़ोन में एक फ़ोटो खींचा, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है मेरे पास, तभी के दौरान मैंने उसको डिलीट किया। वो डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी चीज़ कभी डिलीट नहीं होती है। तो आपको लगता है डिलीट हो गया, लेकिन फ़ोन उसको, या ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका जो कंप्यूटर होता है उसको हाइड कर देता है। आजिर पॉडकास्ट टिके भिन्न एथिपाई हबो जे आम सहित जोड़ी होइतिबा एमि जणे अतिथि जे जणे अपराध को धरती, साइबर अपराध पछरे गोड़ाती, अदृश्य अपराधी को भी धरती, किंतु एसबू भितर इतिहास को भी खोजी पाइछंती। सब बड़ कथा होउछि से ओडिसार नुहंती कि ओडिशा आसी नांती, किंतु ओडिसार इतिहास को खोजी बुलिबा पे एक चेष्टा करा जायछि। आम सहित अछंती आईपीएस ब्रिजेश सिंह। पछरे बुझिबा जे तांकर आसीबा पछर कारण कोन एवं तांको पॉडकास्ट आमे आज काहेकि नउछि। कमिंग अप रो अपन टिके बुझी सारथिबे। सर नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू टेम्पल सिटी। थैंक यू। कैसे आना हुआ सर? देखिए कितनी खुशी की बात है कि जिस बारे में मैंने लिखा उस कारण मुझे पहली बार उड़ीसा आना पड़ा, और मुझे बहुत लोगों ने कहा भी कि आपने पूरी किताब लिख डाली और आप कभी उड़ीसा नहीं आए। तो आज योग आया एंड मुझे आकर यहाँ बहुत खुशी हुई। मैं आपके बुक के बारे में थोड़ा तो पढ़ नहीं पाया पूरा, तो जो भी कुछ जानकारी मुझे मिली है कि आपने खारवेल के बारे में लिखा है। हम उसको कहते हैं कि उड़िया में ओइरो खारवेल, मेघवादन खारवेल। उनके नाम से पहले 108 बार श्री भी लगाते हैं, बिकॉज कि ही इज अ मच मोर पावरफुल। तो ये दिमाग में कैसा है कि कोई एक महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस ऑफिसर, मैं मु दर्शकों को कही दिए, ब्रिजेश सिंह होउछंती आईपीएस महाराष्ट्र कैडर साइबर सिक्यूरिटी को फॉलो करती, तार हेड भी थिले, महाराष्ट्र दीर्घ दिन धरी काम करछंती, यूपी रे जन्म, किंतु ओडिशा को आसीचंती और ओडिशा विषय कथा कहउछंती एथिपाई जे ओइरो खारवेल बोधे तांको टिके अधिक इम्प्रेस करिछि बा अधिक तांको प्रोत्साहित करिछि सब लिखिबा पछरे। तो सब वही मैं समझा रहा था कि ओडिया में क्यों आप खारवेल के बारे में लिखी। बहुत मुश्किल नहीं है समझना। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो ये देखिए बुक जो लिखी थी मैंने, ये 10 साल 12 साल पहले लिखी थी। अच्छा। और ये इस तरह शुरू हुआ कि मुझे लगना शुरू हुआ कि हमको अपने बारे में नहीं पता है। तो एज अ कंट्री एक हमारा ग्रेट डिस्कनेक्ट है कि हमको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता। हमको पता नहीं कि हम कौन लोग हैं, हमारे पास्ट में क्या अच्छा था। और कहीं भी आप और कहीं कोई कंट्री में जाइए, आप जापान वालों को देखिए, आप फ्रांस वालों को देखिए, तो उनको अपने इतिहास पे, अपने खाने पे, अपने कल्चर पे, अपने म्यूज़िक पर एक बड़ा उनको गर्व है। हमारे यहाँ ये एक बड़ा लैकिंग है कि हमारे यहाँ के बच्चे को आप पूछिए तो उसको अमेरिका के पूरे स्टेट्स पता होंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो हार गया जीत गया सबके बारे में पता होगा। अपने यहाँ बच्चों को पूछ लो कि आप अपने उपराष्ट्रपति का नाम बता दो तो पता नहीं होगा, या अपने स्टेट्स में कितने ज़िले हैं उसका नाम पूछ लो, पता नहीं होगा, या कितने हमारे यहाँ स्टेट्स हैं ये पूछ लो तो बच्चों को पता नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक मुझे गैप नज़र आया और मुझे लगा कि इसको हमने एड्रेस करना चाहिए। और इसको एड्रेस करने के लिए जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, देखिए सिविल सर्विसेज में हमने जब पढ़ा तो खारवेल राजा जो थे वो एक क्वेश्चन के लिए हिस्ट्री में एक चैप्टर बनता था। लेकिन मैंने सोचा किस बारे में लिखना चाहिए। तो मौर्य के बारे में लोगों ने लिखा है, लोगों ने चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है, लोगों ने मगध के बारे में लिखा है, गुप्ता एम्पायर के बारे में लिखा है, लेकिन ये एक राजा है जो सबसे एक
डिफरेंट राजा मुझे नज़र आता है। अच्छा। क्योंकि ये इसने ऐसे समय पर राज किया जब पूरी तरह मगध जो था वो कलिंग को डिस्ट्रॉय कर चुका था। 261 BC में राजा अशोक ने यहाँ पर जो हमला किया वो मुझे लगता है कि हिस्ट्री के सबसे बड़े मैसाकर्स में से एक होगा। आप सोचिए 2200 साल पहले 1 लाख आदमी मारा गया था। अशोक ने मारा था। अशोक ने 1 लाख आदमी मारा था और 1.5 लाख लोग जो हैं उनको स्लेव्स बना दिया। अच्छा। उसके तकरीबन 100 साल बाद जो है वो खारवेल का उदय होता है, महामेघवाहन जो डायनेस्टी आती है, और ये व्यक्ति पूरा देश फिर से राष्ट्र का निर्माण करता है। सारी चीज़ें जो हैं वो, चाहे वो कैनाल्स हों, वाटर सिस्टम्स हों, चाहे वो किले हों, रैम्पार्ट्स हों, फोर्ट वॉल्स हों, रोड्स हों, उसको रिपेयर करता है। पूरी इकॉनमी जो है वो फिर से खड़ी करता है। वो आदमी कल्चर जानता है, वो आदमी सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। तो एक बहुत ही बहुमुखी व्यक्तित्व है। और आप देखें तो ही इज़ ऑल्सो वेरी वेल ट्रेंड। तो 15 साल की उम्र से जब वो क्राउन प्रिंस बन जाता है तो एक प्रोबेशन के तौर पर वो सीखना शुरू करता है। और क्या सीखता है? वो आर्ट सीखता है, वो मिलिट्री वॉरफेयर स्ट्रैटेजी सीखता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन सीखता है, वो एस्पेनाज सीखता है। बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। अशोक के आने से पहले कलिंग क्या था और अशोक के जाने के बाद क्या सब बदलाव आ गया उड़ीसा में, कलिंग में? हिस्ट्री देखिए हेजी सी लगती है क्योंकि बहुत कुछ रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इवन हम चाहें तो जब हम डेट निकालने की कोशिश करते हैं खारवेल की भी, तो उस बारे में हिस्टोरियंस में डिस्प्यूट है कि 1st सेंचुरी है या 2nd सेंचुरी है। और अगर हम कलिंग का इतिहास निकालने लग जाएं अशोका के इंस्क्रिप्शन से, तो वहाँ पर जब अशोक 261 में अटैक करता है तो वहाँ नाम नहीं लिखा है कलिंग किसके विरुद्ध हुआ था? कौन राजा थे, उनका नाम नहीं लिखा गया है। लेकिन ये भी एक उस समय जैन एम्पायर थी और राजा अशोक भी उस समय जैन था। अच्छा, बुद्धिज्म में आने से पहले वो जैन ही था? हाँ, वो जैन थे। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन थे। अच्छा। और चंद्रगुप्त मौर्य तो इनफैक्ट कहा जाता है कि उन्होंने बाद में राजपाट छोड़ के श्रावण बेलगोला में जाके संथारा किया। देखिए उस समय ऐसा था कि ये चीज़ें रिलीजन्स नहीं थी, ये एक थॉट प्रोसेसेस थे। और राजा जो थे वो सारे अलग अलग जो इस समय थॉट प्रोसेसेस थे उन सबको मानते थे, उन सबके जो बड़े वाइज लोग थे उनसे सुनते थे। तो आप अगर मगध के पहले की हिस्ट्री को देखें, 5th सेंचुरी में जब मगध बनता है उसके पहले हमारे यहाँ एक 16 महाजनपद थे। अच्छा। जिसको 16 डेमोक्रेसीज कहा जाता था। तो कुरु, पंचाल, मत्स्य, अवंती, उसके बाद में गौड़, इस तरह के हमारे यहाँ पर बहुत अलग अलग डेमोक्रेसी। श्रावस्ती जनपद का मतलब हम समझ सकते हैं कि अभी के स्टेट्स इसी तरह समझ सकते हैं या फिर? या दे वर लार्ज स्टेट्स विच वर डेमोक्रेसीज। और लोग कहते हैं कि हमको एथेंस से डेमोक्रेसी आई दुनिया को, लेकिन हमारे यहाँ पर 5th 6th सेंचुरी के पहले हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसीज थी और 16 फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज थी। और वो डेमोक्रेसीज इतनी अच्छी थी कि वहाँ हर आदमी को राजा कहा जाता था। अच्छा। तो आप जब इनके बड़े रेफरेंसेस आते हैं तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में, जैन लिटरेचर में और हिंदू पुराणों में इन सब के रेफरेंसेस आते हैं महाजनपदों के। सो लाइकली ये हो सकता है कि अशोक के अटैक करने के पहले या तो यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी रही हो या अपना खुद का कोई राज रहा होगा। लेकिन अशोक ने जिस तरह उसको डिस्ट्रॉय किया उसके बाद में कलिंग अपने आप इस डायनेस्टी के अंदर एक बड़ा राज्य बना। और वो इतना बड़ा राज्य बना कि बाद में उसने जाकर मगध पर कब्जा किया। तो ये होने के बाद, कलिंग को जीतने के बाद उसने मगध पे किया? नहीं। अच्छा। मतलब जो अशोक थे वो तो मगध के राजा थे और उन्होंने जब डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय करने के 100-125 साल के बाद में जहाँ जब महामेघवाहन डायनेस्टी का उदय हुआ, तो महामेघवाहन डायनेस्टी ने, जो उसके राजा थे खारवेल, उन्होंने वापस जाकर मगध को हराया। मगध मतलब जहाँ अशोक थे, अशोक का हाँ टेरिटोरी था। हाँ, तो अशोक का वहाँ पर क्या हुआ था कि अशोक का जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन था बृहद्रथ, उसको उसके जनरल ने मार दिया, पुष्यमित्र शुंग ने। तो अशोक का जो एक रेमिनेंट वहाँ पर डायनेस्टी मगध में थी। लेकिन आप सोचिए एक नेशन जिसको हराया था, जिसको तोड़ा था, जिसको लोगों को मैसेकर किया गया था, उसने वापस अपनी सारी शक्तियाँ जमा की, अपनी मिलिट्री जमा की
एक और छोटी वापस सी जाकर मैं टोकना चाहता हूँ आपको, जी, सॉरी टू आस्क। जी। जब अशोक आए थे यहाँ पे, युद्ध हुआ था, आप कह रहे थे कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे तभी के दौरान। ये कहानी है कि वो वहाँ से यहाँ से चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तन हो गया था, तो इस कलिंग मिट्टी ने उसको परिवर्तन कर दिया था। तो ये एक सच्ची कहानी है या इसको बनाया गया है, या इसको क्या है इसके पीछे की पूरी? हिस्ट्री में देखिए अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशंस होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कलिंग जो था वो लास्ट वॉर था अशोक का। इसके बाद भी अशोक ने वॉरफेयर किया, एक्सपेंशन किया, लेकिन हाँ वो मैसाकर देखकर उसके मन पे परिणाम हुआ। और ये चीज़ आपको अशोका के इंस्क्रिप्शंस में भी दिखाई देती है कि उसके बाद में उसने अहिंसा पे जोर देना शुरू किया, और नॉट ओनली दैट, लोगों के लिए भी अहिंसा का की प्रेरणा दी कि आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, पक्षियों को किस प्रकार से आपने उनकी सेवा करना चाहिए और किस प्रकार से जीव जंतुओं की सेवा करना चाहिए। और जनरली एक अहिंसा का जो पूरा आप अशोक के स्वभाव में परिवर्तन देखते हैं, वो कलिंग वॉरफेयर के बारे में बाद में आया है। लेकिन उसको प्योरली आप रिलीजियस कहना चाहें तो ऐसा नहीं होगा शायद, क्योंकि स्टेट क्राफ्ट शुरू रहा और उसके बाद में इतना बड़ा आप साम्राज्य चलाते हैं तो केवल वो अहिंसा पे नहीं चल सकता। कोई भी आप देखते हैं इंडिया भी कि हम जब तक पूरा अहिंसा करते रहें तो कोई भी हमको अटैक करते रहता है। तो अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि आप शक्तिहीन हैं, अहिंसा का अर्थ ये है कि आप किसी पे अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई आप पर अटैक करता है तो आपने पूरी शक्ति से उसका जवाब देना चाहिए। इतिहास के जितने सारे किताब हैं उनमें से खारवेल गायब हैं। अशोक के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, गोल्डन एज के बारे में थोड़ा बहुत हुए। ये जो नई इतिहास किसने लिखा और क्यों लिखा, ये सब आपके मन में आ रहा है? मेरे मन में तो अभी के इंटरव्यू के दौरान आ रहा है। मुझे लगता है हमारी हिस्ट्री जो लिखी है वो ब्रिटिशर्स ने लिखी है, और ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री जो लिखी थी वो इसलिए लिखी थी कि हमको नीचा दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई आप जो है एक गुलाम रेस हैं और आप पे हम एहसान कर रहे हैं, हम आपका अच्छा कर रहे हैं कि हम आप पे रूल करने आए हैं। नहीं तो आप जो हो, आप एक सैवेज, गवार, बेपढ़े लिखे लोग हो, और हम वाइट मैन्स बर्डन जिसको कहते हैं, उनके पास एक कॉन्सेप्ट है वाइट मैन्स बर्डन, कि ये हमारा बर्डन है कि हमने इनको सिविलाइज करना चाहिए, हमने इनको सिखाना चाहिए, हमने इनको ठीक करना चाहिए। तो जब ऐसा व्यक्ति हिस्ट्री लिखता है तो वो उसको कोई भी चीज़ मिलती है तो उसको वो दिखाता है कि अरे ये तो ऐसे ही है, कि ये इन्होंने यहाँ से लिया है, ये ओरिजिनल नहीं है, या ये जो है ये ख़राब था। हिस्ट्री के सारे रेफरेंसेस आप भी आज देखते हैं कहीं पे भी, तो हमारे कल्चरल हिस्ट्री के बारे में जब भी वेस्ट लिखता है तो वो हमारे बारे में ख़राब चीज़ें लिखता है। वो लिखता है कि इनके यहाँ कास्ट सिस्टम था, इनके यहाँ ये था, उनके यहाँ वो था। वो ये नहीं देखता कि हमारे यहाँ कितने ग्लोरियस राजा हुए हैं, हमारा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा था, या हमारे कल्चर ने कभी किसी को जाकर गला नहीं काटा, किसी को रेप नहीं किया, किसी के घर नहीं जलाए, किसी का खेत नष्ट नहीं किया, किसी को कन्वर्ट नहीं कराया। आप पूरे इतिहास को हमारे देखें तो हमारा इतिहास जो है एक बहुत ही इवॉल्व एक रेस है हमारी, जिसकी एक कंटिन्यूस कल्चरल कंटिन्यूटी है। ये सब के बारे में जब बात चल रही है, अभी के दौरान एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ है नागपुर में। छावा फिल्म आया था, छावा फिल्म देखने के बाद कुछ लोगों ने जाके कुछ दूसरे संप्रदाय के ऊपर अटैक किया और उन्होंने भी रिटेलिएट किया। ये सब हो रहा है। तो इतिहास में जो घटा है 400 साल पहले हो या 4000 साल पहले, उसी चीज़ को अभी फिर से कुरेदना जरूरी है, आपको लग रहा है एज ए हिस्टोरियन और एज IPS ऑफिसर? नहीं, इतिहास एक कंटिन्यूस स्ट्रीम है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ हो गई आप भूल गए। तो इतिहास का रेलेवेंस हमारे जीवन में अभी है। हम जो आज यहाँ बैठे हैं वो इतिहास के कारण बैठे हैं, और इतिहास का रेलेवेंस रहेगा। हाँ, उस इतिहास का क्या करना ये हमारे हाथ में है। हम चाहे तो सीखें, खारवेल के जैसे राजा से सीखें, जिसने एक देश जो पूरी तरह बर्बाद और नेस्तनाबूद हो चुका था उसको रीबिल्ड किया, और उसको उसकी गौरवशाली परंपराएं बनाई और उसको एक पीक पर लेके गया। तो एक नेशन बिल्डिंग सीखना चाहिए हमने इतिहास से, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति और उसकी पॉलिसीज़ जो हैं उससे फ़र्क पड़ता है, और वो एक पूरे इतने बड़े जनपद को, इतने सारे लोगों को एनर्जाइज करता है, उनकी एनर्जीज़ को यूज़ करता है और एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाता है। नहीं, अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए या फिर पुराने दर्द को फिर से कुरेदना चाहिए? मैं वही मतलब जानना चाहता हूँ, एज ए हिस्टोरियन आपको क्या लग रहा है? जैसे कहते हैं ना, ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर। तो वही बात है कि हिस्ट्री जो है वो आपके हार्ट में है, और आपका दिल कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आप हिस्ट्री से क्या करना चाहेंगे। यू आर द मास्टर ऑफ क्या कहते हैं उसको, साइबर क्राइम के बारे में आपने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन भी किया था।
अभी के ज़माने में सबसे बड़ी थ्रेट भी कह सकते हैं, परसेप्शन भी कह सकते हैं कि एआई ये सबसे महंगा दोस्त है या सबसे महंगा थ्रेट है हमारे लिए? देखिए सारे इन्वेंशंस जो होते हैं ना, वो हमारी जो फैकल्टीज़ होती हैं उसका एक्सटेंशन होते हैं, है ना। हमारी जो भी शक्तियाँ होती हैं उसका एक्सटेंशन होता है टेक्नोलॉजी। तो इट इज़ लाइक फायर। तो फायर आग है, आग से आप खाना भी पका सकते हैं, आग से आप घर भी जला सकते हैं। एआई का उपयोग क्राइम में होना शुरू हो गया है। जैसे पहले आपको ईमेल्स आते थे, तो कोई कोका कोला लॉटरी या नाइजीरियन प्रिंस का ईमेल आता था, उसमें बेचारा स्पेलिंग मिस्टेक करता था। अब आप चैट जीपीटी यूज़ करके बहुत अच्छा ईमेल बना लेंगे। दूसरी बात, इस ईमेल की 1000 आपको वैरायटीज़ बनानी तो वो बना लेंगे। कोई भी उसमें ईमेल में कथा कहानी लिखनी है कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, मैं ये हूँ, वो इमीडिएटली लिख देगा। तो जिसको सोशल इंजीनियरिंग आप कहते हैं, इस तरह के ऑफेंसेस विथ एआई बड़े आसान हो गए हैं। अब तो वॉइस क्लोनिंग हो जाती है। एक 11 लैब्स नाम की कंपनी है, मैं आपकी और हमारी बातचीत का एक 5 सेकंड का क्लिप लूँगा और उसके बाद में कोई भी उसको स्क्रिप्ट दूंगा तो वो आपकी तरह बात करेगा। मतलब मेरा एक वॉइस सैंपल और आपका एक वॉइस सैंपल। बिल्कुल, ये पूरा पॉडकास्ट हम जो है केवल स्क्रिप्ट पे कर सकते हैं, हमको बैठने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप से बना लेगा। अपने आप से बना मैं लेगा। देख रहा था कि अभी रील्स वगैरह में अब किशोर कुमार के गाने अभी के लिरिक्स से अब बना सकते हैं, वैसा हो रहा है अभी क्राइम आप देख रहे हैं। तो ये वॉइस क्लोनिंग शुरू हो चुका है, डीप फेक शुरू हो चुके हैं। तो एआई का उपयोग करके डीप फेक बनते हैं, डीप फेक का पॉर्न बन रहा है। पहले तो देखिए फोटो मॉर्फ करते थे, चेहरा लगाते थे, मुंडी कट लगाते थे, पता चल जाता था। हाँ, लेकिन अब ये बहुत हाई क्वालिटी के डीप फेक बन रहे हैं। नॉट ओनली दैट, लाइव जूम कॉल पर डीप फेक होते हैं। तो एक एरूप नाम की कंपनी है यूके की, उसमें उन लोगों ने जूम कॉल किया। जूम कॉल में पूरा उन्होंने बोर्ड बिठा दिया और सीएफओ का डीप फेक था लाइव जूम कॉल पर, और उसने आदेश दिया कि $20 मिलियन जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए। $20 मिलियन उन्होंने लूज किए। इसी तरह सेकंड में चला गया होगा। देखिए जो भी होगा 15 मिनट में उसने 15 मिनट में आप 20 मिलियन डॉलर, वो जीरो कितने में गिनना है? 1 मिलियन जो होता है वो 8.5 करोड़ 9.5 करोड़ के ऊपर होता है। आप सोचिए इतने पैसे उसमें चले गए। इसी तरह हांगकांग की एक कंपनी है, उसको लाइव डीप फेक कॉल किया गया वीडियो पर। अच्छा, तो आप सोचिए मैं अगली बार आपको कॉल करूँ, हो सकता है मैं नहीं हूँ, मुझे देखना होगा कि विदेश सर कॉल कर रहे हैं या और कोई। ये एक डार्क वेव है, कॉन्सेप्ट है, हम फिल्मों में देख रहे हैं, वेब सीरीज में ज़्यादातर देख रहे हैं। सच में ऐसा कुछ है जिसमें से क्राइम हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो जो इंटरनेट का सारा क्राइम होता है, इस पे इसका जितनी सारी तैयारी होती है या इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है वो डार्क वेब में होता है। देखिए डार्क वेब क्या है? डार्क वेब ऐसा है कि आप उसको उसमें .com, .edu, .in ये सब नहीं होता। उसमें .onion के नाम से वेबसाइट्स होते हैं, और ये वेबसाइट डायरेक्टली एक्सेसिबल आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र होता है जिसको कहते हैं टॉर, द अनियन राउटर। और टॉर राउटर जो होता है उसमें आपको ये नहीं पता लगता कि ये सर्वर कहाँ है, इसलिए उसको डार्क वेब कहा जाता है। और वहाँ पर इसके मार्केट प्लेस शुरू हो चुके हैं पूरे, और आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर ख़रीदनी हो, चाहे गन्स ख़रीदनी हो या कॉन्ट्राबैंड ख़रीदना हो, ड्रग्स ख़रीदना हो, तो ये सारी चीज़ें उस पर उपलब्ध होती हैं। बिटकॉइन की जो करेंसी है इसी मार्केट प्लेस को फैसिलिटेट करती है। तो सरफेस वेब पर जो है वो हर चीज़ का एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है। आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे आपने सपोज़ कीजिए मुझे अपने मोबाइल से यहाँ पे व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया, तो वो ऐसे डायरेक्टली मोबाइल पे नहीं आता है। अच्छा। वो सब जगह जा रहा है, यहाँ से टावर जा रहा है, टावर से सर्वर पे जा रहा है, सर्वर से और कहाँ जा रहा है, पूरा बाउंस होकर दुनिया भर में फिर मेरे पास आ रहा है। और ये सारी चीज़ें एक परमानेंट रिकॉर्ड बनती हैं। तो द इंटरनेट इज़ लाइक अ टैटू, वो आपको कहीं छोड़ेगा नहीं। आप कोई चीज़ डिलीट भी कर देंगे तो उसकी जो है 50 कॉपी कहीं ना कहीं बनी होगी। सो इट लीव्स अ लॉट ऑफ। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरा, या फिर एक्साइटमेंट है, मैं बोल नहीं सकता। मैंने एक फ़ोन में एक फ़ोटो खींचा, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है मेरे पास तभी के दौरान, मैंने उसको डिलीट किया। वो डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी चीज़ कभी डिलीट नहीं होती है। अच्छा। तो आपको लगता है डिलीट हो गया, लेकिन फ़ोन उसको या ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका जो कंप्यूटर होता है उसको हाइड कर देता है और कहता है कि ये जगह खाली हो गई। जब तक उस जगह पे कुछ फिर से लिखा नहीं जाएगा तब तक वो चीज़ वहाँ से हटती नहीं है, और ये इजीली रिकवर हो जाती है। अगर आपकी कोई चीज़ डिलीटेड हो तो फोरेंसिक्स में इजीली रिकवर हो जाएगी। लेकिन आप जब डार्क वेब पर जाते हैं तो ये एक एंटी फोरेंसिक टेक्निक होती है
क्योंकि इसमें आपका ना आईपी ट्रेस होता है, ना लोकेशन ट्रेस होता है, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और डार्क वेब पर अब बन चुके हैं मार्केट प्लेसेस, तो आपको जैसे कोई चीज़ हैक करनी है तो आप वहाँ पर जाके मालवेयर ख़रीद सकते हैं, आपको क्रेडेंशियल लॉगिन खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं, आपको किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है हैकिंग का तो वो वहाँ पर जाके हो सकता है। तो इस तरह डार्क वेब जो है वो एक पूरा बाज़ार बन चुका है इस तरह की टेक्निक्स का, हैकिंग टेक्निक्स का, जो लोग डिफ्रॉड करना चाहते हैं उसका, इसके मनी ट्रांसफ़र का, मालवेयर बनाने का, ये एक पूरा जो वर्ल्ड है ये डार्क वेब में एग्जिस्ट करता है। कॉल रिकॉर्ड हो सकता है, कोई सुन सकता है मेरा कॉल, या फिर व्हाट्सअप मैसेजेस पढ़ सकते हैं, ये सब डाउट्स रहते हैं लोगों के दिमाग में कि मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, कोई मेरा फ़ोन सुन रहा है क्या, तीसरा आदमी या चौथा आदमी, या फिर हो सकता है सरकार। ऐसी सच में होती है? नहीं, ये तो पूरी तरह एनक्रिप्टेड है, जिसको इनफैक्ट इसको कहते हैं द गोइंग डार्क प्रॉब्लम। और ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे सीरियस सपोज कीजिए कोई क्राइम हो रहा हो, बच्चों को कोई सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा हो या कोई किसी महिला को ब्लैकमेल कर रहा हो, लेकिन इसको आप चाहें तो भी आप ट्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि ये कम्युनिकेशन आपको मिलेगा नहीं जब तक आपको डिवाइस नहीं मिलता है। डिवाइस में ये चीज़ मिल जाती है क्योंकि डिवाइस में डिक्रिप्ट होता है। अदरवाइज़ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो कम्युनिकेशन होता है वो टोटली एनक्रिप्टेड होता है, उसको ना कोई सुन सकता है, ना कोई डिकोड कर सकता है, ना कोई समझ सकता है। डिजिटल अरेस्ट अभी के ज़माने में सबसे बड़ा थ्रेट भी बन गया है। देखो, जिस किसी को भी देखो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। तो आपके कैरियर में ऐसे चैलेंजेस आई हैं? नहीं, बहुत केसेस मिलते हैं डिजिटल अरेस्ट के, और आप विश्वास नहीं करेंगे ऐसे अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग जो हैं वो इसमें मूर्ख बन जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर है उसने एक साइकोलॉजिकल हैक बना लिया है। वो क्या करता है कि वो एक अथॉरिटी फिगर के तौर पर आता है और उसके बाद में एक इमरजेंसी क्रिएट करता है, आपको डरा देता है, और उसके बाद में आपको कहता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया, आप यहाँ से मूव मत होइए, ये किसी को बताइए नहीं, और बाद में इसमें पैसे आप ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये एक बहुत ही एलैबोरेट सेटअप है। और अब लोगों को पता लग गया कि डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ है, कि कोई भी एजेंसी सरकार की डिजिटल अरेस्ट करती नहीं। इवन प्रधानमंत्री जी ने जो है वो मन की बात में आकर बोला कि देखो ये फ्रॉड है, इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं, कोई भी एजेंसी इस तरह वीडियो कॉल करके आपको इंट्रोगेट करती नहीं, या कोई पैसे नहीं मांगता इस तरह से। अब तो कॉलर ट्यून भी इस तरह का शुरू हो गया कि जहाँ आपको बोलते हैं कि कोई इमरजेंसी बता के पैसे मांग रहा हो, ये कर रहा हो तो हो सकता है, अथॉरिटी फिगर बोल के कर रहा हो तो हो सकता है वो फ्रॉड हो। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ें फ्रॉडुलेंट हो सकती हैं। ऐसा कुछ आपके साथ होता है, इमीडिएटली 1930 पे फ़ोन करें तो पैसा फ्रीज़ हो जाएगा एटलीस्ट, नहीं तो वो पैसा इमीडिएटली निकाल के 10 अकाउंट में डालते हैं और वहाँ से पैसा भाग जाता है, जंप होता है पैसा। तो अगर आप इफ़ यू आर विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम तो 1930 पे फ़ोन करें इमीडिएटली, जो केंद्र सरकार है आपका पैसा रुकवा देगी। और कंप्लेंट करने के लिए cybercrime.gov.in इस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एविडेंस को प्रिजर्व करें, स्क्रीनशॉट जो हैं वो सारे प्रिजर्व करें, क्योंकि कई बार आप जैसे टेलीग्राम पे हैं या व्हाट्सएप पे हैं, फ्रॉड होने के बाद हो सकता है मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तो आपके पास एविडेंस भी नहीं बचेगा, तो उसको आप सेव करके रखें, उसको स्क्रीनशॉट लेके रखें। ये जितने सारे साइबर क्राइम हो रहा है इसको पकड़ सकते हैं सर? ये सच से मतलब सबके मन में एक संशय भी रहता है कि ये पकड़ा जाएंगे, ये बिकॉज ऑफ ये विजिबल नहीं होते, हमें दिखाई नहीं देते। मुश्किल होता है। ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग होती है हमारी यहाँ पे काम नहीं आती, क्योंकि ट्रेडिशनल पुलिसिंग में क्या होता है, हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, पकड़ सकते हैं, दिखाई दे रहा है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, CCTV पे मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर वो एंटी फोरेंसिक्स यूज़ कर रहा है तो मुश्किल होता है। पर चाहे कितना भी स्मार्ट क्रिमिनल हो, वो कहीं ना कहीं गलतियाँ करता है। एक केस हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एक बार, तो बड़े कॉरपोरेट का डेटा ब्रीच हुआ था। अच्छा, मुंबई में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो आप सोचिए उसकी किस्मत कैसी थी कि वो आदमी VPN यूज़ कर रहा, सब कर रहा था, उसके घर में लाइट चली गई थोड़ी देर के लिए। लाइट थोड़ी देर के लिए चली गई तब उसका VPN किक नहीं हुआ, उसने डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट कर दिया, उसमें थोड़ी देर के लिए हमको उसका इम्प्रिंट मिल गया, वहाँ से लोकेशन मिल गया। कितना सेकंड का होगा वो? बहुत थोड़ी देर का, जितनी देर में उसका मतलब राउटर, जितनी देर में उसका VPN शुरू हुआ होगा उतनी देर में, चाहे वो कुछ 10 सेकंड 15 सेकंड में, उसमें उसका IP एड्रेस मिल गया एक बार। अच्छा। उस पूरे दौरान में एक बार उसका जब लाइट गई थी तो मिल गया, तो उसने सोचा नहीं होगा इस तरह मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि देखो इंटरनेट इज़ लाइक अ टैटू, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। महाराष्ट्र पुलिस स्मार्ट थोड़ा है सबसे, मतलब दुनिया भर में हम जहाँ भी जाएं मुंबई पुलिस के बारे में तारीफ होती है, तो बिकॉज ऑफ ये सब सारे खूबियाँ हैं इसीलिए। देखिए हमारे यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने
काफ़ी ध्यान दिया है हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बोथ बढ़ाने पे। सो हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने पिछले बार भी जब इनकी गवर्नमेंट थी 2015 से 19 तक, उस ज़माने में उन्होंने साइबर क्राइम का प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो आई वाज द फर्स्ट आईजी साइबर इन द कंट्री। उन्होंने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट उस समय दिया था। हमने एक साथ 47 साइबर लैब्स तैयार की थी और उन्होंने एक लाइन में बताया था कि ये दुनिया का सबसे अच्छी साइबर लैब्स हमारे यहाँ होनी चाहिए। तो जब 2015-16 में हमने शुरू की तो हमने जो इक्विपमेंट लिया उस समय हमारे पास में वो हम सब जगह देख के आए, हम FBI देख के आए, सब जगह देख के आए, फ्रांस देख के आए और हमने सबसे अच्छा लिया। तो हमने उस समय 2015-16 में जो लैब्स बनाई थी वो दुनिया में सबसे अच्छी लैब्स थी। और आज भी बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ साइबर का चल रहा है और ट्रेनिंग की जाती है, लोगों की अवेयरनेस भी किया जाता है और बहुत ध्यान है इस पर राज्य सरकार का। जमतारा गेम अभी काम कर रहा है सर, जमतारा को पकड़ सकते हैं क्या, या फिर जमतारा की तरह और भी बहुत सारे जमतारा बन गए हैं भारत में, उसको ख़त्म कर सकते हैं? आई थिंक जमतारा पे तो बहुत काम हुआ है और मेरे ही बैचमेट हैं नवीन सिंह, उन्होंने काफ़ी अरेस्ट वहाँ पे की थी। लेकिन अब उस तरह का कॉपी कैट बहुत अलग अलग शुरू हो गया है, राजस्थान में शुरू हो गया है, कुछ पार्ट्स ऑफ गुड़गांव में शुरू हो गया है। ये कॉल सेंटर वाला जो बिज़नेस है, इस तरह के फेक कॉल सेंटर्स, इस तरह के लोग जो हैं। पर देखो क्राइम ये कांस्टेंट कैट एंड माउस गेम है कि एंट्री बैरियर नहीं है साइबर क्राइम में। कोई बहुत इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बहुत एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बहुत हिम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो विथ लिटिल एफर्ट लोग क्राइम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन करते करते कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हैं और देश में पुलिस की कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ दोनों बढ़ रही हैं। इसमें अगर लोगों के साथ में अवेयरनेस भी बढ़ती जाए तो एक अच्छा मुकाबला हम साइबर क्राइम का कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न रहेगा कि महाराष्ट्र में साइबर क्राइम को जिस तरीके से पकड़ा जा रहा है या फिर डिक्लेन की तरफ जा रहा है, उड़ीसा और बाकी स्टेटों में या फिर ईस्टर्न स्टेटों में ये थोड़ा दिक्कत अभी भी है। वेस्ट बंगाल की बात करें, बिहार की, उड़ीसा में, तो ये पुलिसिंग में क्या सिस्टम चेंज लाना पड़ेगा? मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक I4C नाम से ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है जो सारे स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करता है। तो इन्वेस्टिगेशन कई बार क्या होता है कि आपने जैसा कहा कि जामतारा, तो कई बार मल्टीपल स्टेट्स में क्राइम होता है, कई बार अकाउंट अलग अलग जगह पे होता है। तो सारे जगह पर पुलिस की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों बढ़ना ज़रूरी है, इक्विपमेंट लेना ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा ग्रांट दे रही है पुलिस मॉडर्नाइजेशन में, जहाँ पर स्टेट्स को अपनी फोरेंसिक लैब्स और अपनी कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव करने का चांस मिल रहा है। पर ये कांस्टेंट गेम है। क्वालिटी ऑफ कॉन्स्टेबल्स अब बहुत अच्छा आ रहा है, या क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स बहुत अच्छा आ रहा है। दे आर डिजिटल फर्स्ट नेटिव्स, तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं और अच्छे इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। पर मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी बिगिंस विद वन सेल्फ। तो सबसे पहले व्यक्ति ने खुद को सिक्योर करना ज़रूरी है एंड बेसिक साइबर हाइजीन रखें और ख़ुद को सुरक्षित रखें। सर, इतने सारे काम के बाद, इतने सारे अपराधियों को ऊपर नज़र रखने के बाद वक्त मिल जाता है बुक्स लिखने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए? हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए काम के अलावा आपके कुछ एक डीप आपके शौक़ होते हैं और मुझे बहुत लगता है इस देश के लिए, इस देश के कल्चर के लिए, इतिहास के लिए, और इसको जो पोंछने की, ऑब्लिटरेट करने की एक ब्रिटिशर्स ने और बाकी भी बहुत लोगों ने कोशिश की है, उसको मुझे लगता है जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं सारा काम खत्म होने के बाद में 12 से 3 लिखता हूँ दो रोज़। अच्छा, तो ये रोज सीखना होगा सबको। और बाकी IPS भी सुन रहे होंगे हमें। नहीं, वो बेचारे काम करते हैं, बहुत थके होंगे लेकिन मैं 12 से 3 रात में लिखता हूँ, तो मुझे समय मिलता है, मेरा अपना समय होता है, ना मैं किसी के समय पे अतिक्रमण कर रहा होता हूँ, ना कोई मेरे समय पे, ना कोई फ़ोन कर रहा होता है। तो एक अच्छा ठंडे दिमाग से लिखने का, पढ़ने का समय मिलता है, तो मैं रात में पढ़ता लिखता हूँ। सर, कैसा लगा पॉडकास्ट और कैसा लगा भुवनेश्वर? बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ आकर। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे, खाना बहुत बढ़िया लगा मुझे। क्या खाना खाया आपने? कौन सा टेस्ट किया? कल रात से 2 बार तो मैं थाली खा चुका हूँ मतलब उड़िया थाली? उड़िया थाली खा चुका हूँ। बहुत अच्छा खाना है आपका और बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ जी।